बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 4 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो पेपर में हर साल आते हैं। जैसे कि मैं ये 20 या 25 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो इस साल आपके आएंगे, क्योंकि इस साल जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव वाइज है ना कि थ्योरी वाइज। तो इसलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकें उतने ज़्यादा देखो, उनको पढ़ो, याद करो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे, ये याद होंगे जब आपको थ्योरी आएगी, क्योंकि बिना थ्योरी के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करोगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कुछ लिंक डाल दूंगा जो वीडियो इस चैप्टर से कनेक्टेड हैं, और वहाँ पे जाके वीडियो को देखना, फिर देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के कितना अलग ही इंटरेस्टिंग आएगा आपको। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल पक्का आने वाले हैं पेपर में। जैसे कि मान लो, देखो क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट लूँ, ठीक है सर क्वेश्चन फर्स्ट ले लो, हाँ यार क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। तो ब्लू कलर जो होता है ना, ब्लू मतलब नीला कलर जो होता है, चलो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जो आपका ब्लू कलर होता है, जो आपका ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर के लिए तरंग दैर्घ्य यानी कि ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है। ब्लू कलर का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तरंग दैर्घ्य है। मैं ऑप्शन दूंगा आपको, बताना है आपको। अच्छा याद है आपको, जरा बताओ ब्लू कलर का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, और तरंग दैर्घ्य का मात्रा निकालेंगे हम एंगस्ट्रॉम में। तो सिंपल सी बात है, ब्लू कलर का जो तरंग दैर्घ्य आएगा वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो याद कर लो। देखो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूँ, चलो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूँगा, इसको याद कर लेना है आपको। क्या होता है तुम्हारे पास 4350 से और कितना होता है 4800 एंगस्ट्रॉम तक। ऑप्शन में लिखने रहा हूँ, बस ध्यान देना है कि यार ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो ब्लू कलर का तरंग दैर्घ्य कितना होता है 4350 से 4800 एंगस्ट्रॉम का। ठीक इसी प्रकार अगर मान लो उसने हरे रंग का पता कर लिया तो यार तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कैसे बताओगे कि यार हरा कलर का इतना। अब 4 यानी कि जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपको चारों के चारों सही लगेंगे, लेकिन अपने दिमाग यानी कि अपने राइट आंसर से भटकना मत। जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, ग्रीन मतलब हरा, ग्रीन कलर के लिए। ठीक है सर, ग्रीन कलर का तरंग दैर्घ्य है, यानी क्या वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य कितना होगा जरा बताओ। तरंग दैर्घ्य है, ग्रीन कलर का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, फंस गए फिर। कुछ नहीं, 5000 एंगस्ट्रॉम से, इसका आंसर है 5000 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, और 5600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, चाहे लाल का पता कर ले आपसे, या ब्लू का पता कर ले, या आपका ग्रीन का पता कर ले। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 4 है आपकी, और यहाँ से पढ़ रहे हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको डिस्कस करना है रेड कलर। ये आ गया रेड कलर, ध्यान देना, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य कितना होगा। चलो मान लो मुझे भी नहीं पता, अब आप बताओ जरा कितना होता है। हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा आपने कि यार तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है तो प्रकाश का विकिरण कम होता है ना। तो वही सिस्टम यहाँ है कि रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल से होता है 6400 एंगस्ट्रॉम। 6400 से कितना, 7900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ऑप्शन आएंगे 4, उन ऑप्शन में हमें याद कर लेना है कि यार 4350 से 4800 एंगस्ट्रॉम। हाँ यार 4350 से 4800 एंगस्ट्रॉम, ये क्या होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का वेवलेंथ कितना होता है, 5000 से 5600 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है, 6400 से 7900 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ के, ऑप्शन देंगे 4, उसमें से आपको यही राइट आंसर चुनना है। इसलिए कह रहा हूँ याद कर लो इस चीज़ को ठीक से। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ लो। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। अच्छा ये बताओ, जो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यानी कि यूवी क्षेत्र होता है, परावैंगनी क्षेत्र होता है, यानी कि निकट परावैंगनी क्षेत्र होगा। ध्यान देना, पेपर में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अपना चैप्टर का नाम ही है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि निकट यूवी क्षेत्र होगा। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी क्षेत्र है, कितने से होगा, एरिया बताओ ज़रा मुझे कितने से होगा। हाँ भाई कितने से कितने तक होता है, ज़रा बताओ, दिमाग लगाओ। तो ये होता है 2000 से कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम तक, 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। बाकी ऑप्शन दिए होंगे आपको, बाकी ऑप्शन 4 दिए होंगे, पर अपने राइट आंसर से भटकना नहीं है। ठीक है, यही आपके पास क्या है, राइट आंसर है, 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। आपने पढ़ा होगा, अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो इनके आंसर आपके दिमाग में खुद ब खुद फंस रहे होंगे।
वरना यार 100 150 मॉडल पेपर हो गया, किताब हो गए, उनमें इतने इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, कहाँ तक देखते रहोगे, है नहीं। अगर पढ़ा हुआ आ गया तो टिक मारे होगा, वरना भैया ले गोड भरोसे दे तुक्का फिर यही चलेगी कहानी उसमें। तो निकट यूवी क्षेत्र कितना हमारे पास 2000 से 4000 एंगस्ट्रोम तक, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है यार, ये बार्थो बायोक्रैमिक, ठीक है, बायोक्रैमिक शिफ्ट होती है, बताओ ज़रा। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो मैं इसके ऑप्शन दूंगा आपको। निम्न तरंग धैर्य की ओर, निम्न तरंग धैर्य की ओर, दो मैंने इसको ऑप्शन में दिए हैं आपको। फिर दीर्घ तरंग धैर्य की ओर, फिर बताओ ज़रा दीर्घ तरंग धैर्य की ओर, और फिर ज़रा बताओ मुझे सेकंड नंबर इसका। फिर सेकंड नंबर मेरे पास मान लो उच्च तीव्रता की ओर, उच्च तीव्रता, और फोर्थ नंबर है मेरे पास निम्न तीव्रता। जरा बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा, किधर को जाएगी बायोक्रैमिक शिफ्ट। पढ़ा है ना बायोक्रैमिक शिफ्ट क्या होती है, ना पढ़ाओ पढ़ लेना इस चीज़ को। तो बायोक्रैमिक शिफ्ट किधर को जाएगी, निम्न तरंग धैर्य की ओर को, दीर्घ तरंग धैर्य की ओर को, उच्च तीव्रता की ओर को, या फिर निम्न तीव्रता की ओर को। तो मेरा तो राइट आंसर कौन सा होगा, दीर्घ तरंग धैर्य की ओर को जाएगी, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हमारे पास, दीर्घ तरंग धैर्य की ओर को जाएगी। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 1 2 3, और क्वेश्चन हो गया मेरे पास 4, और ये क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास 5 क्वेश्चन हो गए। और इन 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बसने वाले हैं आपके, लेकिन आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है, ठीक है, और दिमाग में फांस लेना कि हाँ यार ये हमारा राइट आंसर होगा। चाहे ऑप्शन वो कुछ भी दे, और उससे मतलब हमें रखना ही नहीं है, सिर्फ अपने वाले ऑप्शन से मतलब रखना है कि हमारा वाला जो ऑप्शन है वो राइट कहाँ मिला, कहाँ नहीं, है नहीं। अब आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 5th 6 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है सर, 6 क्वेश्चन ले लो ज़रा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, किस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जरा बताओ सबसे अधिक होती है, किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो संक्रमण होता है 4 संक्रमण के मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। तो जो मेरे पास पहला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बेटे सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार। दूसरा ऑप्शन होगा मेरे पास पाई चेंज टू पाई स्टार, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन मेरे पास होगा वो है एन चेंज टू सिग्मा स्टार, ठीक है। और फोर्थ जो नंबर है मेरे पास वो है एन चेंज टू पाई स्टार। सबसे अधिक एनर्जी किस ट्रांजिशन की होती है, किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो हमारे पास राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार। तो इसकी क्या होगी, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी होती है वो सबसे अधिक होती है। और ये चीज़ आप याद कर लो ठीक से कि सबसे अधिक एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार की होती है। और दूसरे नंबर पर आता है पाई चेंज टू पाई स्टार। अगर मैं क्रम लूँ तो क्रम पे विशेष तौर पर ध्यान देखो, जो मैं क्रम ले रहा हूँ वो क्रम पे देखो जरा सही करके आप चीज़ को। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा क्या 6, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्रम भाई देख लेना भाई, संक्रमण के लिए कौन सा सेट सही है, ध्यान देना बेटे जरा लाइन पे, संक्रमण के लिए, ठीक है, संक्रमण के लिए कौन सा सेट सही है। हाँ सर यार कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट सही है, चलो जरा बताओ मुझे भाई संक्रमण के लिए कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट सही है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ करने के लिए आपको। पहला ऑप्शन मेरे पास होगा सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, बड़ा होगा किससे मेरे पास, पाई चेंज टू पाई स्टार से, वाह बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर देखो सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, छोटा होगा पाई चेंज टू पाई स्टार से। तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ इसमें एन चेंज टू एन स्टार, बड़ा होगा किससे मेरे पास, एन चेंज टू पाई स्टार से। और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास पाई चेंज टू पाई स्टार, बड़ा होगा किससे मेरे पास, छोटा होगा, चलो मैं छोटा मान लिया मैंने, एन चेंज टू एन स्टार से, यानी कि एन चेंज टू पाई स्टार से। राइट आंसर कौन सा है इसमें, राइट आंसर कौन सा है, यानी कि संक्रमण के लिए कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट सही है। तो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, ये सही है, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार इज ग्रेटर देन टू पाई चेंज टू पाई स्टार, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, पहले वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे, पर आपको घबराना नहीं है इसे देख के कि भाई ये तो बड़ा हार्ड लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इसी में कहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है,
संक्रमण की कौन सी श्रेणी सही है, ध्यान देना, संक्रमण की कौन सी श्रेणी सही है, कौन सी श्रेणी सही है। तो मैं इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, सिर्फ मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई ये वाली सही होगी। देखो सबसे पहले सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, किससे, पाई चेंज टू पाई स्टार से। फिर सेकंड नंबर पर आता है एन चेंज टू सिग्मा स्टार, एन चेंज टू यानी कि एन चेंज टू पाई स्टार आता है, यानी कि पहले नंबर में मेरे पास कौन सा होगा वो देखो, जो इसका राइट आंसर है ना, राइट आंसर वो ऑप्शन आप देख लेना, राइट आंसर जो मैं ले रहा हूँ इसमें वो मेरे पास राइट आंसर होगा ये वाला, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे अधिक है, उससे कम किसकी होगी, पाई चेंज टू पाई स्टार की, और उससे कम होती है एन चेंज टू, ये हमारा बिल्कुल राइट पॉइंट होता है, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा होता, उससे कम होता है पाई चेंज टू पाई स्टार, और उससे कम होता है एन चेंज टू पाई स्टार, ध्यान देना हमारे पास। तो ये जो है ये वाली जो सीरीज़ है वो बिल्कुल राइट सीरीज़ है एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन मिलेंगे 4 आपको, लेकिन इस ऑप्शन पे ध्यान देना, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार अधिक होगा पाई चेंज टू पाई स्टार से, ऐसी एन चेंज टू पाई स्टार थोड़ा सा कम हो जाएगा किससे, पाई चेंज टू पाई स्टार से, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बताना आप खुद आपको, ठीक है, दिमाग लगा के बताना इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन है। देखो मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आणविक स्पेक्ट्रा है, आणविक स्पेक्ट्रा है, ठीक है भाई, आणविक स्पेक्ट्रा है, क्या है वो चेक कर लेते हैं, आणविक स्पेक्ट्रा है। चलो आणविक स्पेक्ट्रा का मैं पहला ऑप्शन आपको देता हूँ, इस ऑप्शन पे ध्यान देना, आणविक स्पेक्ट्रा है, ऑप्शन मेरे पास ये है, ऑप्शन मेरे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास घूर्णन संक्रमण होगा, घूर्णन संक्रमण होगा, और तीसरा नंबर है मेरे पास घूर्णन कंपन संपन्न होगा, कंपन संक्रमण होगा, यानी कि ट्रांजिशन होगा, और चौथा नंबर मेरे पास है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हरी दे जाऊँ ये वाला, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो क्या लग रहा है आपको इनमें से, अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, याद कर लेना ठीक से, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि आणविक स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण है, या फिर घूर्णन संक्रमण द्वारा होता है, या कंपन संक्रमण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जितने भी ऑप्शन है मेरे पास ये क्या है, सबके सब राइट आंसर है। आणविक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी होता है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है, और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है। ये चारों के चारों, तीनों के तीनों कैसे हैं मेरे पास, सही है। इसका मतलब है राइट आंसर कैसा है मेरे पास, उपरोक्त सभी है, ठीक है, क्योंकि मोलेकुलर स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होता है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है। इसका मतलब है तीनों के तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी मेरे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखते हैं फिर। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाता हूँ आपको जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि भाई मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे उसने पता कर लिया कि यार 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली यूवी विकिरण की आवृत्ति है, चलो मान लो मुझे भी नहीं पता है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं आवृत्ति, ऑप्शन आपको पहला दे रखा है उसने 1.5 गुणा 10 की घात 15, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है उसने 1.5 गुणा 10 की घात 10, ठीक है, और ये दे रखा है मैं आवृत्ति मीटर पर चक्कर पर सेकंड में, साइकिल पर सेकंड में, साइकिल पर CYS में, साइकिल पर सेकंड में। सेकेंड थर्ड नंबर हमें दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 20, ठीक है, साइकिल पर सेकंड, और लास्ट चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब अगर आप चाहो तो इस सवाल को सोल्व करके भी आप निकाल सकते हो, और सोल्व कैसा होगा वो देखो। जैसे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 2000 एंगस्ट्रॉम दे आपको, या आपको 10,000 एंगस्ट्रॉम दे, या आपको 5000 एंगस्ट्रॉम दे, लेकिन अपने फॉर्मूले से नहीं हटना। जो मेन फॉर्मूला होता है देखो, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, न्यू बराबर C/λ। अब C का मान तुम्हें पता होना चाहिए, 3 गुणा 10 की घात 8 होता है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 2000 में ये दे रखी है, गुणा 10 की घात माइनस के 10 होता है, ठीक है। अगर मैं 10 की घात माइनस 10 ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 और 10 18 हो जाएगा, ठीक है सर, 18 हो गया। ये आ गया मेरे पास कितना, 2000 आ गया, 2000। अब क्या करना है मुझे, देखो
मेरे पास 10 की घात 18 जीरो हैं, तो मैं 3 जीरो इधर ले लूँगा, तो मेरे पास उधर कितने रह जाएंगे, 10 की घात 15 रह जाएगा, और अपोन में रह जाएगा मेरे पास 2000। ठीक है, यह आ जाएगा मेरे पास 2000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 से भाग करूँगा तो यह आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 15 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हमारे पास, पहला। तो ये सवाल चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आपसे, पर आपको अपने फॉर्मूले से नहीं हटना है कि न्यू बराबर सी वाई लैम्डा होता। कितना होता है, न्यू बराबर सी वाई लैम्डा होता, और सवाल को सोल्व कर देना। एक सवाल और सेम इसी का ही, बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन और, अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन और पूछ ले, और वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, अगर तुमसे पूछता है कि भाई 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य, 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य, हाँ सर 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाली यूवी विकिरण की तरंग संख्या होगी, तरंग संख्या होगी। ठीक है, तरंग संख्या होगी। अब चलो साहब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको तरंग संख्या के ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मेरे पास आ गया 20,000, ठीक है भाई, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ गया 50,000, ठीक है भाई, सेंटीमीटर इनवर्स में है ये, तो ये भी मैं सेंटीमीटर इनवर्स में देख लूँगा इसको भी। और थर्ड नंबर है मेरे पास 30,000 एंगस्ट्रॉम, 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और लास्ट ऑप्शन मेरे पास है कुछ नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलो एक बार कोई नहीं, इनमें से चेक कर लेते हैं, एक बार निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि आपके ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। क्योंकि लैम्डा बराबर होता है 1/न्यू बार, कितना होता है 1/, यानी कि न्यू बार बराबर होता है 1/λ। ध्यान देना, न्यू बार बराबर होता है 1/λ, जहाँ न्यू बार क्या है, तरंग संख्या होगी। अब अपोन यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू मैं लूँगा यहाँ, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी जरा मुझे बताओ। हाँ सर, लैम्डा की वैल्यू तो लेनी है आपने, ये 2000 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी, 2000 एंगस्ट्रॉम होगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2000 एंगस्ट्रॉम है। 10 की घात माइनस के 10 लगाओ, ऊपर लेके जाओ घात को, कहाँ पहुँच जाएगी, प्लस में पहुँच जाएगी। तो 10 की घात 10/2000 भाग जाने वाली नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 1 जीरो इधर लेके, यानी कि 3 जीरो इधर लेके, 1 जीरो मैंने और ले लिया, तो अब जो है मैं 10 की घात 6 कर दूंगा इधर, और बटे में आ जाएगा मेरे पास कितना, 2000। कितना जाएगा मेरे पास, 2000। अब ये देखो, ये वाले 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 पंजे 10, 5 आ गया मेरे पास, 5 आ गया मेरे पास, आ गया 5। अब देखो जरा, जब मेरे पास 5 आ गया, तो जब मेरे पास 5 आ गया, तो जब 5 के आगे कितने जीरो हैं मेरे पास, 10 की घात 6 जीरो हैं 5 के आगे, 10 की घात 6 जीरो हैं 5 के आगे, तो मैं यहाँ लूँगा, देखो तो याद आ मेरे पास, देखो 5 का आ गया 6 जीरो, मतलब इस टाइप से 6 जीरो मैं लगा लूँगा, 6 जीरो मैं लगा लूँ, 2 2 4 2 6 जीरो। ये आगा बेटे मीटर इनवर्स में, काय में आगा, ये मीटर में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। अब अगर मैं मीटर इनवर्स को कन्वर्ट करूँगा ना सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो ये वाले खत्म कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 4, यानी कि ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब राइट आंसर हमारा है कौन सा वाला, 50,000। 50,000 हमारा क्या यार, राइट आंसर आया। क्योंकि मीटर इनवर्स को जब बदलोगे, यानी कि मीटर को बदलोगे सेंटीमीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 जो है हमारे पास जीरो खा जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 50,000 राइट आंसर। तो सवाल अगर किसी तरह से ही पूछे, तो अपने फॉर्मूले पे आप निकाल के बता सकते हो कि भाई इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है, 12 आता है। जब क्वेश्चन नंबर 12 आता है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है। देखो बड़ा फंडा है इस चीज़ में, एक फोटोन की ऊर्जा होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है। ठीक है, जरा मुझे बताओ क्या ऊर्जा होती है। मैं ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, ऐसे ही बताऊंगा डायरेक्टली इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वेरी इजी है। क्यों क्वेश्चन इजी है, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ रखा है। ऑप्शन क्या है मेरे पास, SCY लैम्डा मिलेगा ऑप्शन आपको, या मिलेगा hν। ठीक है, तो ध्यान देना अपने ऑप्शन पे, ये आपको परमानेंटली याद है कि भाई फोटोन की ऊर्जा ये बराबर SCY लैम्डा होती है, या होती है तुम्हारे पास hν। क्यों, क्योंकि न्यू बराबर था CY लैम्डा, जो कि मैंने ये पहले बताया था। तो ये बराबर हो गया SCY लैम्डा, या फिर बराबर hν, जहाँ h का प्लांक कांस्टेंट, इस वैल्यू इज 6.64 मल्टीपल 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो ये बराबर SCY लैम्डा और इक्वल टू hν। यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। ध्यान देना, यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 लूँ, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब एक अणु फोटोन की ऊर्जा, बस ये है। देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर दोनों में से देखो, एक अणु फोटोन की ऊर्जा, एक अणु फोटोन की ऊर्जा, एक अणु फोटोन की ऊर्जा, एक अणु फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एक अणु फोटोन की ऊर्जा, ध्यान देना, एक अणु फोटोन की ऊर्जा होगी। ऑप्शन दूंगा मैं इसमें करने के लिए। चलो आपको क्या ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन मेरे पास पहला होगा E बराबर NHCY लैम्डा, ओके। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास E बराबर SCY लैम्डा, ओके। थर्ड ऑप्शन है
ई बराबर एच स्क्वायर वाई लैम्डा, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास ई बराबर एन एच सी। बताओ ज़रा इसमें राइट आंसर कौन सा है? एक आंसर राइट है, चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे होंगे आपको, लेकिन राइट आंसर कौन सा है इसमें? एक है, बस वही चुनना है आपको। बताओ ज़रा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है ये वाला। पर इन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होती है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये एक फोटोन की ऊर्जा और ये क्या देख रहे हो आप यार, एक अणु फोटोन की ऊर्जा। जब एक अणु फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तो उसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे? एक फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा। तो एक फोटोन की ऊर्जा होती है ई बराबर एस सी वाई लैम्डा, तो n से आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। कभी पेपर में ये वाला क्वेश्चन हो, ठोक दो ये वाला आंसर कि हाँ मैं तो यही याद है। इसीलिए एक अणु फोटोन की ऊर्जा भी आपको याद करो कि ई बराबर एन एस सी वाई लैम्डा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे पास? क्वेश्चन हो गए 13। अब 14 में क्वेश्चन देखो कौन सा आने वाला है, वेट करो थोड़ी देर जरा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 14 में बता दो कौन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान देना भाई। मैं बियर लैम्बर्ट नियम लूँगा, मैंने पढ़ा दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है नहीं? तो बियर लैम्बर्ट नियम, बियर नोट डियर, इसको बियर होता है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है भाई, बियर लैम्बर्ट लॉ होता है। पहले तो पता करो कि ये बियर लैम्बर्ट लॉ होता क्या है। पहला नंबर ऑप्शन मिलेंगे 4 आपको। पहला ऑप्शन होगा मेरे पास अवशोषकता ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है नहीं, अवशोषकता ए बराबर एप्सिलॉन सी एल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको ए बराबर log आई अपॉन आई नोट, ओके। चौथा मिलेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो पहला पॉइंट पे जरा बेटे ध्यान दो, 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं बियर लैम्बर्ट लॉ में। तो मुझे जरा बताओ ये बियर लैम्बर्ट लॉ का राइट आंसर कौन सा होगा? क्या होता है रूल बियर लैम्बर्ट लॉ? ना पढ़ा है, पढ़ लेना ढंग के साथ में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा? पहला वाला ऑप्शन राइट है, ए बराबर एप्सिलॉन नॉट सी एल। यही ऑप्शन क्या हमारे पास राइट है। अब बियर लैम्बर्ट लॉ से मैं कई क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन मिल गया मुझे एप्सिलॉन सी एल, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपसे ये पूछ लिया कि भाई मान लो कि बियर लैम्बर्ट लॉ में किसने बेटे, बियर लैम्बर्ट लॉ में, ठीक है सर, बियर लैम्बर्ट लॉ में क्या होने वाला? अवशोषण ऊर्जा का मात्रक होगा, अवशोषण ऊर्जा का मात्रक होगा, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होगा। मात्रक बताओ जरा, बियर लैम्बर्ट लॉ में अवशोषण ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? है भाई, बियर लैम्बर्ट लॉ में अवशोषण ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, याद है आपको? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मेरे पास है इसमें लीटर प्रति मोल, ठीक है सर, पर सेंटीमीटर, ओके। दूसरा मेरे पास है लीटर प्रति ग्राम पर सेंटीमीटर, हाँ सही है। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास सेंटीमीटर, और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर राइट है? इनमें से कोई नहीं, बताओ ज़रा मुझे, कोई नहीं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से हमारा एक ही राइट आंसर है, और वो है हमारा कौन सा राइट आंसर है? एक ही राइट आंसर है, वो है इनमें से कोई नहीं। ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। अब जो मैंने मात्रा लिखा ना वो देखो, क्वेश्चन नंबर 16, यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है इस टाइप से कि भाई मोलर अवशोषकता, क्या पूछ सकता है? मोलर अवशोषकता, ठीक है भाई, मोलर अवशोषकता का मात्रक है, यानी कि इकाई पूछता है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, मात्रक होता है, मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, लीटर प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है लीटर प्रति ग्राम, ओके, प्रति सेंटीमीटर, ओके। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास इनमें से कोई नहीं। पर इनमें से एक राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं का जरा मुझे ऑप्शन बताओ क्या राइट आंसर होगा भाई, जरा मुझे बताओ सोच समझ के जल्दी कि यार मोलर अवशोषकता का मात्रक क्या होगा, यानी कि एप्सिलॉन बोलते हैं, मोलर अवशोषकता को क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है बेटे लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, राइट आंसर है लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। ध्यान देना क्या आंसर है हमारा? लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, और लीटर प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा याद, ये लीटर प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? क्वेश्चन 16 हो गए। फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर। 16 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब 17वां क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास, और बताना है अभी बियर लैम्बर्ट नियम में ही है कि
तो क्वेश्चन 16 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 17 मेरे पास कौन सा आता है, वो आता है जो मोलर अवशोषकता होती है एप्सिलॉन का मान किस यौगिक के लिए सबसे अधिक होगा। चलो देखो भाई, तो किस यौगिक के लिए ऑप्शन दूंगा, किस यौगिक के लिए मोलर, ठीक है, अवशोषकता, क्या नाम है इसका, मोलर अवशोषकता, यानी कि एप्सिलॉन का मान अधिक होगा, अब कंपाउंड जो मैं दे रहा हूँ उस कंपाउंड को ध्यान देना, अधिक होगा। पहला नंबर मैं लूँगा बेंजीन। कौन सा लूँगा पहला नंबर में, बेंजीन, नोट बेंजीन, बेंजीन भाई, बेंजीन लेंगे। ओके सर, बेंजीन आ गया। हाँ सर, सेकंड नंबर बताओ, नेफ्थासीन। ओके सर, चलो इसका भाई ले लेते हैं हम, इसका भाई भी एक छोटा सा, इसका भाई होता है नेफ्थालीन। और फोर्थ नंबर है मेरे पास एंथ्रासीन। बताओगे जरा, एंथ्रासीन। इसमें सर राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, बताओ, बेंजीन है, नेफ्थासीन है या फिर नेफ्थालीन है, कौन सा आंसर राइट है। तो नेफ्थासीन के लिए ध्यान देना बेटे, नेफ्थासीन जो है ना, नेफ्था यहाँ पे फा बनेगा, तो नेफ्थासीन के लिए एप्सिलॉन का मान सबसे अधिक होता है, यानी कि एप्सिलॉन का मान सबसे अधिक होता है किसके लिए, नेफ्थासीन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में ले रहा हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। निम्न में से कौन सा ऑक्सोक्रोम है। हाँ भाई, निम्न में से कौन सा ऑक्सोक्रोम है, जरा मुझे बताओ यार, निम्न में से कौन सा ऑक्सोक्रोम होगा। पहला नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, लोसा सिंगल बॉन्ड NR2, ऑक्सोक्रोम ढूंढना है, ना कि क्रोमोफोर ढूंढना है। C डबल बॉन्ड O हो गया मेरे पास, ठीक है। फोर्थ नंबर मेरे पास C डबल बॉन्ड C हो गया, ठीक है सर। इसके बाद एक चौथा नंबर और है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। चला मुझे बताओ कौन सा ऑक्सोक्रोम होगा। देखो ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम रंग प्रदान नहीं करते, ऑक्सोक्रोम हमेशा रंग को गहरा करते हैं, स्थायी करते हैं, रंग को गहरा करने के काम में आते हैं और स्थायी बनाने के काम में आते हैं। कौन, ऑक्सोक्रोम। जो रंग देते हैं वो देता है क्रोमोफोर, ध्यान देना, ऑक्सोक्रोम ने क्रोमोफोर रंग प्रदान करता है और उस रंग को गहरा कौन बनाता है, हमारा बेचारा ये ऑक्सोक्रोम। तो बेटे क्या है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड NR2, क्या है मेरे पास, ऑक्सोक्रोम है, क्या है मेरे पास, ऑक्सोक्रोम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ले रहा हूं, कौन सा क्रोमोफोर नहीं है, कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। तो पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, C ट्रिपल बॉन्ड N क्रोमोफोर है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड है, क्रोमोफोर है। फोर्थ नंबर NH2 पता नहीं है, नहीं है, ठीक है। और एक ऑप्शन हो रहा है मेरे पास N2, यानी कि डाइएजो ग्रुप, यानी कि ये N डबल बॉन्ड N। जरा मुझे बताओ बेटे इसमें से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। तो ये क्या है मेरे पास, क्रोमोफोर नहीं है। डबल बॉन्ड युक्त यौगिकों को हम क्रोमोफोर कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है तुम्हारे पास, क्रोमोफोर होते हैं, रंग प्रदान करते हैं, ऑक्सोक्रोम उन रंग को गहरा बनाते हैं। फोकस करना है ठीक से बेटे। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 20 बता दो, बच्चों वाला क्वेश्चन। सुदूर का नाम सुना आपने, सुदूर अल्ट्रावायलेट क्षेत्र, सुदूर अल्ट्रावायलेट क्षेत्र, यानी कि सुदूर अल्ट्रावायलेट विकिरण की आवृत्ति कितनी होती है, विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी, जरा मुझे बताओ। आवृत्ति होगी कितनी होगी भाई। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ 10 की घात 18 से 10 की घात 15। ओके सर, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 10 की घात 15 से 10 की घात 16। बताना मुझे राइट आंसर कौन सा होगा इसका, यानी कि गलत, थोड़ा सा मैं ऐसे दे रहा हूँ, 10 की घात 16 10 की घात 15, और वो भी काय में, हर्ट्ज में लेंगे हम, काय में लेंगे बेटे, हर्ट्ज में लेंगे। और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 10 की घात 20 से 10 की घात 15 तक। और चौथा नंबर है मेरे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ सर, इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताओ भाई मेरा राइट आंसर कौन सा है, ये वाला, ये क्या है मेरे पास राइट आंसर। 10 की घात 16 से 10 की घात 15 हर्ट्ज क्या होती है मेरे पास, 10 की घात 16 से 10 की घात 15 हर्ट्ज क्या होती है, ये होती है सुदूर अल्ट्रावायलेट विकिरण की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इन्हीं 20 क्वेश्चन को बढ़िया करके स्टडी करो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए थैंक्स।